हेलो एवरीवन, जय श्री राधे। आज हम हमारी पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन का पाठ 9 जिसका कि शीर्षक है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन का भाग 1 पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं शीतोष्ण घास के प्रदेश से। उत्तरी गोलार्ध में टैगा प्रदेश के दक्षिण में घास के मैदान पाए जाते हैं। इन्हें शीतोष्ण घास प्रदेश कहा जाता है। शीतोष्ण घास प्रदेश और टैगा प्रदेश दोनों में 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। लेकिन शीतोष्ण घास प्रदेश क्षेत्र में सघन घास उगती है तो टैगा क्षेत्र में सघन वृक्ष पाए जाते हैं। इसका क्या कारण है प्यारे बच्चों? इसका कारण ये है, दक्षिण घास क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है और पेड़ों की लायक मिट्टी में नमी नहीं रहती, अतः यहाँ घासें उगती हैं। इसके विपरीत उत्तर में ठंड अधिक और गर्मी कम पड़ती है, अतः यहाँ पर मिट्टी में नमी बनी रहती है। इस कारण टैगा प्रदेश में पेड़ उगते हैं। संसार में 2 प्रकार के घास प्रदेश पाए जाते हैं, उष्ण घास के प्रदेश और शीतोष्ण घास के प्रदेश। दक्षिणी गोलार्ध में 4 महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर, दक्षिण ध्रुवीय महासागर और प्रशांत महासागर मौजूद हैं। यहाँ पर स्थल मंडल कम पाया जाता है, इस कारण यहाँ पर शीतोष्ण घास के प्रदेश का विस्तार कम पाया जाता है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण घास प्रदेश का विस्तार इसलिए अधिक पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर स्थल मंडल का विस्तार अधिक है। अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास मैदान को पंपास, अफ्रीका में वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। रूस में इस घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। यूरेशिया में कार्पेंथिन पर्वत से लेकर अल्टाई पर्वत तक इस घास भूमि का विस्तार है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों से लेकर बड़ी झीलों तक विशाल घास भूमि का क्षेत्र है। इसे यहाँ प्रेरी प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है कि एटलस की सहायता से कार्पेथियन, अल्टाई और रॉकी पर्वत की स्थिति जानिए और बताइए कि पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि कार्पेथियन यूरोप महाद्वीप में, अल्टाई पर्वत जो है वो एशिया में और रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इस घास प्रदेश में दूर दूर तक वृक्ष नहीं दिखाई पड़ते। शुरू में यूरोप से आए लोग जब उत्तरी अमेरिका में बसने लगे तो एक छोटी बच्ची ने लिखा कि घास प्रदेश इतना सपाट है जैसे समुद्र हो और यहाँ पेड़ तक नहीं है जिनके पीछे छुपकर खेला जा सके। आइए जानते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है। उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण घास मैदानों में महाद्वीपीय जलवायु की प्रधानता होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के शीतोष्ण घास मैदानों में महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव कम पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध के घास के मैदानों में कड़ी सर्दी पड़ती है। यहाँ कई महीने तापमान हिमांक के नीचे रहता है और बर्फ जमी रहती है। गर्मी साधारण होती है। वर्षा और तापमान में कमी के कारण इन प्रदेशों में वृक्ष बहुत कम उगते हैं और घासें अधिक। अधिकांश वर्षा गर्मी में होती है। शीतकाल की अल्प वर्षा हिम का रूप धारण कर लेती है। यहाँ की घासें मुलायम, लंबी और गुच्छेदार होती हैं। यहाँ के जीव जंतु कैसे होते हैं आइए जानते हैं। एशिया के स्टेपी प्रदेश में जंगली घोड़े, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज प्रदेश में कुत्ते व तेजी से भागने वाले बाइसन, दक्षिणी अमेरिका के पंपाज में जंगली भैंसा, पंपा हिरन, रिया पक्षी, ऑस्ट्रेलिया में ईमू, कंगारू, कोकाबुर्रा आदि विशिष्ट जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ का मानव जीवन किस प्रकार का होता है आइए जानते हैं। एशिया के स्टेपी प्रदेश में किर्गिज, कज्जाक आदि आदिवासी जनजातियां खानाबदोशी का जीवन व्यतीत करती थीं, परंतु पिछले कुछ वर्षों में इनकी दुनिया में परिवर्तन हुए हैं। कुछ ही क्षेत्रों में उनका पुराना रूप रह गया है। पशु चारण पर जीवन यापन करने वाले जनजातियों में किर्गिज विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये दक्षिणी पश्चिमी साइबेरिया के मूल निवासी हैं। ये अब भी अपने पशुओं के चारे आदि के तलाश में मौसम के अनुसार आते जाते हैं। ये भेड़, ऊंट, घोड़ा, बकरियां पालते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न दिया है कि पशुपालन से इन्हें क्या क्या प्राप्त होता है। तो मैं आपको बता दूं, पशुपालन से इन्हें अच्छी गुणवत्ता और अधिक मात्रा में दूध मिलता है। इसके अलावा भार ढोने वाले पशुओं से कृषि का कार्य कराया जा सकता है, जैसे सिंचाई, हल चलवाना आदि।
उत्तरी अमेरिका के आदिवासी लोग पहले प्रेरीज प्रदेश में चरने वाले जंगली गाय बैल, जिन्हें कि बाइसन कहते हैं, को हाँककर एवं रास्ते में चोरों से बचाकर मांस के लिए शहरों तक पहुंचाते थे। जो लोग यह जोखिम भरा धंधा करते थे उन्हें काउबॉय कहा जाता था। अब अच्छी नस्ल की गायों को पालने के लिए अलग फार्म बना लिए गए हैं। ये लोग सैकड़ों किलोमीटर लंबी जमीन पर कटीले तार लगाकर बाड़ा बना लेते हैं। इन्हें रैंच कहा जाता है। रैंच के बीच में मालिक अपने परिवार के साथ आधुनिक घरों में रहते हैं। जानवरों की देखभाल, इलाज आदि के लिए सेवक रखते हैं और उनके लिए भी सुविधाजनक घर बनवाते हैं। काउबॉय अब घोड़ों के साथ साथ जीपों और हेलीकॉप्टरों का भी उपयोग करने लगे हैं। वर्तमान समय में घास के सभी प्रदेशों के अधिकांश भागों में आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके खाद्यान्नों की खेती की जाती है। अब ये प्रदेश विश्व के प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के केंद्र बन गए हैं। आइए जानें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरीज प्रदेश, जिन्हें कि ग्रेट प्लेन्स कहा जाता है, में बड़े बड़े जोत वाले किसान हैं, जिनके पास 500-600 एकड़ जमीन होना आम बात है। प्रश्न पूछा है कि इतने बड़े जोत पर आप खेती कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर यह है कि इतने बड़े जोत पर खेती करने के लिए मशीनों की सहायता ली जाएगी। मशीनों की सहायता से खेती करेंगे। अमेरिका में कहीं कई किलोमीटर तक सिर्फ गेहूँ, कहीं सिर्फ मक्का, तो कहीं पर सिर्फ टमाटर और कहीं पर सिर्फ कपास, तंबाकू व सोयाबीन की खेती होती है, जबकि हमारे देश भारत में ऐसा नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी फार्म मालिक अधिकाधिक मशीनों का प्रयोग करते हैं। यहाँ ट्रैक्टर, लेबलर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, कंबाइन जैसी मशीनों से खेती का सारा काम किया जाता है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि यहाँ पर मशीनों से खेती का काम इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े जोत वाले खेत हैं। कंबाइंड हार्वेस्टर का उपयोग फसल काटने और अनाज निकालने के लिए किया जाता है। बीज, खाद एवं दवा छिड़कने के लिए हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि अनाज को बोरों में भरने, उसे ट्रकों में लादने और बंदरगाहों पर ट्रक से माल उतारकर जहाज़ों पर लादने के लिए मशीन की सहायता ली जाती है। हमारे भारत के किसान ऐसा नहीं करते। इसका कारण ये है कि अधिकांश किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से ये लोग महंगे कृषि यंत्र नहीं खरीद पाते हैं। भूमध्य सागरीय या रूम सागरीय प्रदेश। जिस तरह से शीतोष्ण घास के मैदान खाद्यान्न उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए विश्वविख्यात हैं, उसी तरह से भूमध्य सागरीय प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश का विस्तार भूमध्य सागर के दोनों ओर 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। इस प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य सागर के चारों ओर के देश उत्तरी अमेरिका की कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका में चिली, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिमी भाग तथा दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस प्रदेश का विस्तार भूमध्य सागर के चारों ओर अधिक पाया जाता है, इसलिए इसका नामकरण भूमध्य सागरीय प्रदेश किया गया है। भूमध्य सागर के चारों ओर स्थित देशों के नाम अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, इटली, लेबनान, इज़राइल, माल्टा, मोरक्को, मोनाको, स्पेन और सीरिया हैं। यहाँ की जलवायु ग्रीष्मकाल में गर्म तथा शुष्क होती है, जबकि शीतकाल साधारण तथा आर्द्र होता है। वर्ष भर अधिक मात्रा में धूप की प्राप्ति होती रहती है। शीतकाल में यानी कि सर्दियों में इसका जो औसत तापक्रम है वो 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तथा ग्रीष्मकाल में औसत तापक्रम 20 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह प्रदेश स्वास्थ्यवर्धक तथा आनंददायक शीतकाल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वार्षिक वर्षा का औसत 37 से 75 सेंटीमीटर के बीच होता है। सर्दियों में यानी कि शीतकाल में वर्षा अधिक होती है, जबकि गर्मियों में शुष्क रहता है, यहाँ पर बारिश कम होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश भारत में वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होती है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण वायुताप पेटियों में ऋतुवत स्थानांतरण के कारण ही भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति होती है। आइए जानते हैं कि यहाँ की वनस्पति कैसी होती है। इस प्रदेश में जाड़े में वर्षा की अधिकता तथा गर्मियों में सूखा रहने के कारण यहाँ पर विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिनमें ओक, वालनट, चेस्टनट, सेडार जैसे वृक्ष प्रमुख हैं।
कहीं कहीं पर छोटे छोटे वृक्षों वाली झाड़ियों के झुंड भी पाए जाते हैं, जिनको कैलिफोर्निया में चैपरल और दक्षिण यूरोप में माकवी कहते हैं। रोम सागरीय प्रदेश अपने रसीले फलों के लिए विश्वविख्यात है। इनमें प्रमुख हैं नींबू, संतरा, अंगूर, सेब, खुबानी, शहतूत, जैतून, अंजीर आदि। यहाँ के वृक्ष ग्रीष्म काल में वर्षा न होने पर अपनी रक्षा कैसे करते हैं? इसका कारण ये है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में पाए जाने वृक्षों की जड़ें लंबी, छालें मोटी और पत्तियां छोटी व मोटी होती हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण ये ग्रीष्म ऋतु की चिलचिलाती धूप से अपनी रक्षा करते हैं। आप अपने परिवेश में पाए जाने वाले नींबू, संतरा, अंगूर आदि फलदार वृक्षों की छालों और पत्तियों का अवलोकन करके उनकी विशेषताओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। मानव जीवन। भूमध्य सागरीय प्रदेश प्राचीन काल से ही बड़े विकसित रहे हैं। प्राचीन काल में यूनान, रोम, मिस्र और सीरिया की सभ्यताएं इसी प्रदेश में विकसित हुई थीं। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? इस प्रदेश में उत्तम जलवायु, उपजाऊ भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता से मानव जीवन एवं रहन सहन का स्तर ऊंचा है। आधुनिक आर्थिक विकास की दृष्टि से भी ये प्रदेश काफ़ी विकसित है। यहाँ के निवासी अनेक प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं। इन प्रदेशों में फलों की खेती, अनाज उत्पादन, शराब बनाना, कृषि उद्योग, इंजीनियरिंग तथा खनिज उद्योग का विशेष महत्व है। इस प्रदेश के निवासी आधुनिक एवं वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैतून से तेल निकालना, अंगूर से शराब बनाना तथा शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़े पालकर रेशम तैयार करना यहाँ के अन्य उद्योग हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। बाय बाय। जय जय श्री राधे।